बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। राजनीति में वैसे तो कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन बसपा के खेमे में आज जो हुआ उसका तो किसी को भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। इधर अखिलेश यादव ने कल जहां कांग्रेस और बसपा के कद्दावर नेताओं को साइकिल की सवारी कराई थी, तो वहीं आज बसपा के बागी विधायकों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे दरक रहा है मायावती का किला। आज बात होगी इसी पर, चर्चा होगी इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप खबर समझिए। तो राजनीति को समझना इतना भी आसान नहीं है और दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है। कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका तारुफ पहले करा दे। अमित पुरी जी बीजेपी प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, के विक्रम राव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में, अनुभव चक साहब दलित चिंतक हमारे साथ होंगे। मौजूदा वक्त में अमिताभ अग्निहोत्री जी जो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत कुछ उलट पुलट होता दिख रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर। देखिए, आज दिन भर जो परिस्थिति रही वो परिस्थिति ये बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक बड़ा विद्रोह है, एक बड़ी बगावत है। इस नाते ये समझ आ रहा था कि रामजी गौतम जो उनके उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, मायावती जी के पार्टी के, उनका राज्यसभा में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मायावती जी की अपनी ही पार्टी दरक गई थी। 8 MLAs अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर चुके थे बसपा से सपा की। लेकिन एक तकनीकी पेश था। राजनीति तो व्यवहार शास्त्र और तकनीक शास्त्र और जमाने भर के शास्त्रों को मिला के एक शास्त्र है। नामांकन पत्रों की जांच, उस जांच का अभी 10 मिनट पहले परिणाम आया, उसने फिर परिस्थितियों को बदल दिया। लेकिन केवल एक ही पक्ष बदला है परिस्थिति का, यह भी जान लीजिए। राज्यसभा के चुनाव में रामजी गौतम के लिए सरलता हो गई, चूंकि प्रकाश बजाज जो सपा के समर्थित उम्मीदवार थे उनका पर्चा खारिज हो गया। ये यहां तक बात ठीक। लेकिन ये राज्यसभा का रण ही अंतिम नहीं। ये तो इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मसला तो ना एक राज्यसभा की सीट से अखिलेश यादव रईस हो रहे थे, ना मायावती रईस होंगी। राज्यसभा में 2-4 आपके कैंडिडेट बैठे रहे हैं, इस बात की गवाही जूही सिंह भी देंगे, सुरेंद्र राजपूत भी देंगे, अमित पुरी भी देंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में एक दरोगा का ट्रांसफर कराना हो तो नहीं करा सकते। तो ऐसा भी नहीं कि राज्यसभा में आ जाने से कोई गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक जय जयकार हो जाती है, ऐसा भी नहीं। राज्यसभा दूसरा लोक है। लेकिन मेरी बहस अब इस पर केंद्रित होगी आज कि अखिलेश यादव ने बहुत साइलेंटली जो महागठबंधन हुआ था, जिसके लिए गाना बना था भोजपुरी में, 5-19 में पलटाई। चुनाव के बाद जो नतीजे आए और उसके बाद जो बसपा का एटीट्यूड था, मुझे लगता है उसका जो समर्थ और सक्षम राजनीतिक उत्तर हो सकता है वो अखिलेश यादव ने जरूर दे दिया। वाणी का इस्तेमाल किए बिना दे दिया। रामजी गौतम राज्यसभा चले जाएंगे, उससे कोई परिस्थिति बदल नहीं रही। यह भी हो सकता है, सोचना चाहिए पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को कि विधानसभा चुनाव की अनुगूंज के काल में आपकी टिकट पर जीते विधायक भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे थे कि दोबारा हाथी पर बैठकर वो विधानसभा जा पाएंगे। ये सवाल तो मायावती जी की नेतृत्व क्षमता पर उठेगा अब। और अखिलेश यादव की सपा साइकिल में उनको क्या अतिरिक्त दिख रहा है जो उनको उस ओर प्रेरित कर रहा है, और उनको लग रहा है कि साइकिल में डंडे पे भी बैठ जाएंगे तो विधानसभा पहुंच जाएंगे। ये जो परसेप्शनल विक्ट्री है ना,
अखिलेश यादव की, ये समाजवादी पार्टी को इन टोटो पे करेगी। संपूर्णता में राजनीति अवधारणाओं पर चलती है। राज्यसभा में तो जाने कैसे कैसे लोग कहां कहां से रहे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। राज्यसभा मैं हमेशा कहता हूं राजनीति को प्रतिबिंबित नहीं करती। राज्यसभा का मंच अब तो वो मंच हो गया, विक्रम राव साहब जुड़ गए हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत व्यापक अनुभव है, वो समायोजनों का मंच हो गया राज्यसभा। भाई ठीक है, आदमी अपना है, पुराना है, वफादार है, या जिम्मेदारी है तो कुछ दे दो। चरण सिंह जी कहा करते थे, चौधरी चरण सिंह, कि राज्यसभा और विधान परिषद बुढ़ापे में दो आदमी को, जब चल फिर ना पाए तो वहीं बैठे आराम करे। जवान है तो लोकसभा लड़वाओ, विधानसभा लड़वाओ, फिर जीवन भर की सेवा के पुरस्कार में राज्यसभा दे दो। बहुत सारे लोग रहे, एम अग्रवाल साहब रहे, कहां नाम लूंगा, रहे अपना घूमे फिरे और आ गए, कार्यकाल समाप्त हो गया। लोकतंत्र का खेल तो लोकसभा से, विधानसभा से, नेता का औरा विधानसभा से, केंद्र में औरा लोकसभा से। जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक कोई नेता बता दीजिए जो राज्यसभा के बल पर देश में नेता माना जाए, नहीं ना। लोकसभा जिता पाते हैं तो नेता होते हैं, विधानसभा जिता पाते हैं तो नेता होते हैं। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, ये जो बड़े नाम उत्तर प्रदेश के हैं, रहे पिछले 30-40 वर्षों के, ये लोग इसलिए बड़े रहे कि विधानसभा चुनाव जिता सकते हैं। मायावती जी भी रही उस दौर में, अब उनका वो दौर फेज आउट हो गया। तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। और आज के घटनाक्रम से इतना जरूर समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज अक्रॉस द स्टेट पेनिट्रेट कर दिया कि भाजपा से लड़ाई हमारी। तो बाकी जो भीड़ थी वो तो उन्होंने छांट दी, कहा बीजेपी वर्सेस एसपी, बाकी लोगों को एक्स्ट्राज में देखो। और तीसरी प्रमुख पार्टी बसपा ही थी। उसके साथ जो परिस्थिति आज बनी, उनके विधायक क्या कह रहे हैं, बाकी तो अनुभवचक बताएंगे, ये ज्यादा नजदीक से समझते हैं पार्टी को, बसपा को। वो कह रहे हमको टॉर्चर किया जा रहा था। और एक आखिरी बात कह के मैं विक्रम राव साहब से एक टिप्पणी लूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। अखिलेश, इस ओर शायद ध्यान कम गया, अखिलेश यादव को आज एक और डिविडेंड मिला। वो डिविडेंड भी उनके लिए विधायकों से ज्यादा जरूरी था, राज्यसभा से ज्यादा जरूरी था, क्योंकि विधानसभा में वो डिविडेंड बहुत बड़ा कारण होगा। जो एम फैक्टर की लड़ाई थी ना, हाथी और साइकिल में, कि एम कहां किसका, राज्यसभा के चुनाव से जो संदेश जाएगा रामजी गौतम की विजय से, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी को लाभ देगा। यह भी एक डिविडेंड है। विक्रम राव साहब, दिन का घटनाक्रम देखा आपने, और अभी 15 मिनट पहले का घटनाक्रम देखा कि भाई रामजी लाल का पर्चा स्वीकृत और प्रकाश बजाज का खारिज। इसका राजनीतिक अर्थ क्या है अखिलेश यादव की पार्टी में, जो बसपा के 8 विधायकों ने अपनी निष्ठा जताई है? मैं आपसे सहमत हूं जी। ये एक मास्टर स्ट्रोक रहा है अखिलेश यादव का। एक ऐसे माहौल में जब पार्टी काफी कमजोर हो गई थी, सत्ता से अलग हो खत्म हो गई थी, और अचानक मायावती का प्रवेश करना राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के मार्फत, लग रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यूही नंबर 4 पर आ गई। इस स्थिति हो गई कि नंबर 2 के लिए क्या मायावती आएगी। लेकिन आज के इस डेवलपमेंट से आप जो विश्लेषण किया है सही है जी। अब समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी 2 पार्टी सिस्टम बड़ा क्लियर हो गया है। अब ऑल्सो रैन, हम लोग जो कहते हैं क्रिकेट में ऑल्सो रैन, और भी दौड़े लोग, उसमें मायावती है, सुहेल वाली पार्टी है, और बाकी जो आएंगी
फिलहाल कांग्रेस की हालत और डामाडोल होगी। अब अमिताभ भाई, जी वो तो इतनी तेजी से बढ़ रही थी, अब वो तेजी से गिरेगी। ठीक है। दलित अरे अनुभव चक के पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं। मैंने अपने मित्र लालजी वर्मा का शपथ पत्र देखा, सुना, उन्होंने जो हलफ लिया। मैंने जो कहे वो कह रहे, मैं उसी को सच मान रहा हूं, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। लालजी भाई जो कह रहे वही ठीक होगा, लेकिन एक जानकारी दे दूं ताकि राजनीतिक मंच पर वो जानकारी भी रहे। ये सियासत बड़ी विचित्र चीज है, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा। जब लोकदल के अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, तो लालजी वर्मा युवा लोकदल देख रहे थे, उनके बनाए हुए थे। तो कब किसका रिश्ता कहां से निकल आए, कौन किसको टेलीफोन कर दे, हमने जाने कितने शपथ पत्र बाजार में बिकते देखे। छोड़ो उन बातों में क्या रखा। अनुभव चक, ये जो घटनाक्रम हुआ, मायावती जी का विधानमंडल दल टूटा, और वो भी विधानसभा चुनाव सर पर है तब टूटा, इसका मैसेज क्या? और ये जो दूसरा सवाल, ये जो मैसेज गया जा रहा है कि भाजपा की राजनीतिक सहायता से मायावती जी का कैंडिडेट राज्यसभा जा रहा है, मुस्लिम वोटों की दावेदारी जो सपा और बसपा के बीच में थी, उस पर यह मैसेज क्या असर डालेगा? ये दो सवाल है मेरे। देखिए अमिताभ जी, जो सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न है उस पे आते हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की टूट हुई है जी, और चुनाव से ठीक पहले टूट तो हमने पहले भी देखी है, चाहे सपा के साथ वो टूटे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में टूटे हो, लेकिन उसका कारण ये होता था कि सरकार दूसरे की बनती दे के मंत्री पद के लालच में विधायक पहले भी टूट के जाते रहे हैं। लेकिन इस बार जो टूट हुई है वाकई में अचरज वाली टूट है, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि बहन जी ने जो अपने आप को एक किले नुमा घर के अंदर कैद कर लिया, विधायकों से मिलना जिन्होंने उन्होंने बंद कर दिया, और जोनल कोऑर्डिनेटर्स के रूप में जिन्होंने आंख और कान हर जिले में लगा दिए, जिनका सिर्फ काम ही है कि किस तरीके से जो जमे जमाए नेता हैं अपनी अपनी सीटों पर, उनके विकल्प के रूप में कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाए, ताकि जब वहां पे कंपटीशन हो तो जो आर्थिक जरूरतें हैं, जिसको कहा जाए वसूली, वो किस तरीके से वहां पे बोली लगा के बढ़ाई जाए, और जो वहां से विधायक है वो दबाव महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करे, और वो अपनी सीट बचाने के लिए दाम बढ़ावे। इस तरीके की एक नई परंपरा बसपा के अंदर चालू हो गई है। कोई भी विधायक ठीक है। अच्छा, मुस्लिम वोट बैंक, अच्छा मुस्लिम वोट बैंक पर इस पूरे घटनाक्रम का असर आपको क्या लगता है? देखिए, जबरदस्त असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन वो दौर दूसरा था। उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे और बड़ा वोट बैंक था। आज की तारीख में अमिताभ जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार, आप भी देख रहे हैं बहुजन पार्टी का, समाज पार्टी का जो वोट है वो सिमटता जा रहा है। बहन जी के स्वजातीय वोटों में भी आज की तारीख में सेंध लग चुकी। बहन जी के स्वजातीय वोटर्स के अलावा अन्य जो दलित जातियों की उपजातियां हैं वो आज बहुजन समाज पार्टी से खिसक चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी में कोई भी पिछड़ा चेहरा नहीं बचा है, और यह देख के मुस्लिम वोटर भी आज बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं खड़ा होगा इस घटनाक्रम के बाद। जी ठीक बात है। मैं अमित पुरी जी और जूही जी के पास सबसे बाद में आऊंगा, क्योंकि ये दो बड़े पहलवान हैं जो 22 में मुख्य मुकाबले में रहेंगे। मुकाबला सब करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन ये दो मुख्य मुकाबले में रहेंगे। एक विजेता रहेगा, दूसरा फर्स्ट रनर अप रहेगा, बाकी फिर उसके बाद की, इसलिए ये दो लोगों से बाद में बात करूंगा। मैं सुरेंद्र भाई के पास चलूं उससे पहले उत्तर प्रदेश के एक कुछ राजनीति की समझ रखने वाले सज्जन ने मुझसे दोपहर बाद कहा, जब बसपा में टूट की बात आई, मैंने उनसे टेलीफोन लगाया तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, मिठाई के सहारे आने वाले मिठाई की प्रत्याशा में चले भी जाते हैं। ये मिठाई का रोग बड़ा खराब है, बसपा को चिंतन करना चाहिए। कार्यकर्ता पैदा कीजिए, कार्यकर्ता टिकाऊ होते हैं। दाएं से बाएं से लाओगे, विक्रम टेम्पू बना दोगे पार्टी को, चमनगंज चमनगंज चमनगंज, पी रोड पी रोड, माल रोड माल रोड, जहां की सवारी मिले वहीं बैठा लो, तो फिर यही परिस्थिति बनती है। सुरेंद्र राजपूत, उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, दो घटनाक्रम जो मैंने अनुभव चक से पूछा, वही आपसे पूछता हूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर।
कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, पहला बसपा विधानमंडल दल में इस ढंग की बड़ी टूट, और दूसरा ये संदेश के मायावती जी को के प्रत्याशी को राज्यसभा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बानी दी, अपना 9वां कैंडिडेट नहीं उतारा ताकि सहजता से राज्यसभा जाएं। इसका उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी पर असर, चूंकि उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी वोट बड़ा भारी असर रखेगा विधानसभा के चुनाव में। देखिए अमिताभ जी, दो चीजों से बड़ा बचना चाहिए, विशेष रूप से राजनीतिक पंडितों को जरूर बचना चाहिए, और आप जैसे विद्वान को तो और भी जिम्मेवारी है आपके सर पर कि इस तरीके के कमेंट ना हो कि वो कौन से बड़े दल हैं, कौन से बड़े लोग हैं, कौन से 22 में जो जीतेगा, कौन हारेगा। आप ना तो भगवान हैं और ना ही नजूमी हैं, ठीक है, और ना ही आप ऐसा करते हैं। मुझे नहीं मालूम किन परिस्थितियों में आपने ये कह दिया कि भाजपा और सपा में एक विनर रहेगा, एक रनर रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा खिलाड़ी रहेंगे। तो इस पर बहुत सी बातें हो सकती हैं। खैर, मैं आपसे इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, उम्मीद है कि आप इस चीज को ध्यान देंगे आगे से। जी 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 जी। और यहां पर तो हमने भी और आपने भी तमाम राजनीतिक चीजें देखी हैं। 48 से भाजपा को 325 पे भी देखा है, और 2 से भाजपा को 283 पर देखा है, और हमको 413 से 43 पर भी देखा है। तो इन सब बातों पर ना रहिए, ना आप कोई नजूमी है, ना भगवान है, और ना ही जनता जनार्दन है। उनके फैसले का जरा सा इंतजार कीजिए, और आपको बड़े ही चौंकाने वाले फैसले मिलेंगे। ठीक है, अब आप सवाल पे आ जाएं। जी 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 जी। नहीं, इस बात ने मुझे बहुत आहत किया। आप जैसे आदमी से मुझे उम्मीद नहीं है। उत्तर देंगे मुझे और कोई छिछोरा प्रस्तोता कहता, ये कोई आपका जो अर्णव गोस्वामी कहता, तो मुझे उम्मीद होती उस आदमी से। लेकिन ये अमिताभ अग्निहोत्री जिसको हम इतना बड़ा मानते हैं, हमेशा से साथ काम करते आए हैं, उनके मुंह से ये बात निकली, तो मैंने कहा मैं अपना प्रतिवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। जी जी। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, इस समय चुनाव राज्यसभा का है, और राज्यसभा के चुनाव से जनता का कोई लेना देना नहीं है, प्योर पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी ने निर्लज्जता की पराकाष्ठा की है। जिस बेस पर उन्होंने रामजी लाल गौतम का चुनाव का पर्चा वैध किया है, उसी बेस पर उन्होंने प्रकाश बजाज का पर्चा अवैध किया है, और प्रकाश बजाज के पास अपने कानूनी पक्ष सारे हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए। मैं आपको 2 बातें बता देता हूं बहुत स्पष्ट रूप से। सारे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता की सहायक पार्टी यानी बीएसपी है, और भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का ये जो नापाक गठजोड़ है, ये पहले से था, अब जनता के सामने आ गया। माइनॉरिटी को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। माइनॉरिटी ने हमेशा मेजॉरिटी के साथ पोल किया है। अमिताभ जी, आपको याद होगा 1977 में माइनॉरिटी ने हमारे खिलाफ वोट किया और जनसंघ के प्रत्याशियों को वोट दिया था। आप कैसे कह सकते हैं कि माइनॉरिटी अलग से पोल करती है? जी ठीक। दूसरी बात, मैं आपको फिर अपने खिलाफ का उदाहरण दे रहा हूं। वीपी सिंह, भाजपा और क्या नाम है लेफ्ट पार्टी, तीनों कांग्रेस के खिलाफ एक उस पर चुनाव लड़े थे। माइनॉरिटी ने फिर उन लोगों को पोल किया था। तो माइनॉरिटी देश के अक्सरियत के साथ चलती है, अकलियत के साथ नहीं चलती। लेकिन हां, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने देश के एक बड़े वर्ग को दुश्मन बना लिया है, और उसमें माइनॉरिटी ही नहीं, पूरी सेकुलर जमात है। इनके खिलाफ तो बात होनी ही है, और इनको जो भी चिमटे से छुएगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी छू रही है, उसको जो है बीएसपी छू रही है, उसको भी वही हश्र करेंगे बाकी सब लोग, जो हश्र जो है पहले भारतीय जनता पार्टी का करेगा अगले चुनाव। जी ठीक बात। सुरेंद्र भाई ने बाकी जो आप बहुजन समाज पार्टी को भाजपा से अलग मत कीजिए, ये घोषित प्रवक्ता है मायावती भाजपा की। ठीक। सुरेंद्र भाई ने एक बात कही कि भाई मुख्य लड़ाई 22 में भाजपा और सपा में होगी, इस पर उन्होंने बड़ी तीखी आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के उनके अधिकार का हमेशा स्वागत है, समर्थन है। 2 बातें कहूंगा, फिर मैं अमित पुरी जी और जूही जी के पास जाऊंगा। इस व्यवहारिक पक्ष को भी ध्यान रखना होगा। हो सकता है कभी बात हमारे पक्ष की ना हो, लेकिन इस व्यवहारिक सत्य को भी ध्यान रखना होगा। बिहार में चुनाव हो रहा है,
जितनी भी राजनीतिक समीक्षाएं हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि या तो एनडीए का गठबंधन या तेजस्वी की सदारत वाला कांग्रेस और आरजेडी वाला गठबंधन। कोई ये नहीं कह रहा कि चिराग पासवान सरकार बना लेंगे ना, एक आदमी नहीं बोल रहा। चिराग पासवान भी इस पे आपत्ति कर सकते हैं कि भाई आप जनता के फैसले से पहले कैसे बोल रहे हो। तब तो पूरी डिबेट ही बंद कर दें, तब तो फिर राजनीतिक बहसें ही बंद हो जाए, लिखना पढ़ना ही बंद हो जाए। जब नतीजे आ जाए तभी कोई जुबान खोले। ये तरीका ठीक नहीं सुरेंद्र जी। अमिताभ जी, आपके पास आएंगे दोबारा, मैं आपको ये तरीका आपका ठीक नहीं है। ठीक है, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं ये तरीका आपका ठीक नहीं है। क्यों? चिराग पासवान से और कांग्रेस को अगर आप इस तरीके से मिलाते हैं और आप अपनी गलती को भी यहां पर सही साबित करने की, तो आप एडिटर हैं और हम लोग यहां पर प्रस्तोता नहीं है, हम लोग यहां पर गेस्ट हैं आपके। जो कहेंगे खान साहब के गांव में रहना है तो खाजी खाजी कहना है, और खान कहे मेरा गधा ब्याया तो हाजी हाजी कहना है, तो हाजी हाजी कहने के लिए तो शायद मैं तो नहीं बैठा। नहीं, हाजी हाजी कतई मत कहो सुरेंद्र जी, कतई नहीं कहो। मेरे साथ तो इतना लोकतांत्रिक व्यवहार हमेशा है, हर किसी को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। इसीलिए तो मैंने हिम्मत की, तो बस आ गई आपकी बात, आपकी बात। इसीलिए मैंने हिम्मत की सर। अरे भाई आपकी बात सिर माथे महाराज, अब लगातार तो वही बात नहीं रिपीट करेंगे ना हम लोग। आपकी बात सिर माथे रख दी, पॉइंट सुन लिया मैंने, पूरे दर्शकों ने सुन लिया, मेरी बात भी सुन ली। बस अब दर्शकों के ऊपर छोड़ो कि उसके पीछे लट्टे लेके चलेंगे। अजब बात है। जो बिल्कुल सही कहा आपने, दर्शकों के ऊपर छोड़िए। तो बस अब शाम चाहिए, उस बात थोड़ा धैर्य रखो। जोही सिंह, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ, मेरे वही दो सवाल हैं। मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल सोचने वाला आदमी हूं, हिपोक्रेसी से थोड़ा दूर रहता हूं, है। 77 की परिस्थिति क्या थी वो देश जानता है। आज जो परिस्थिति है जिसमें व्यवहारिक सच है कि लड़ाई इस बात की हो रही थी, भाजपा मुसलमानों की स्वाभाविक वोट की पार्टी कभी संभव नहीं रही, ना अभी हो सकती है हाल फिलहाल। ठीक, जीतेगा कौन उसके खिलाफ, इससे मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है उत्तर प्रदेश में। उस टैक्टिकल वोटिंग में क्या आज के घटनाक्रम से सपा को लाभ होगा? एक। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी में जो डेंट लगा है, जो उनके विधानमंडल दल में डेंट लगा है, क्या उससे आपकी इस दावेदारी को और आपको लगता है मजबूती मिलेगी कि भाई भाजपा के मुकाबले मुख्य लड़ाई में हम? जोही सिंह। रामजी लाल गौतम अगर राज्यसभा जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की मदद से जा रहे हैं। एक इनके बीच समझौता है, एक सामंजस्य है जी, और एक अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट सतीश मिश्रा जी द्वारा है। दूसरी बात आपने खुद ट्विटर पे रख दी कि किसकी जमीन दरक रही है और किसका मास्टर स्ट्रोक है, ये सबके सामने क्लियर है जी। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम जनता के मुद्दों पर राजनीति करते हैं, और जब दोस्ती जहां तक निपटी है, नहीं तो एक खूबसूरत मोड़ पर उसको छोड़ भी देते हैं जी। हमने दो बड़े गठबंधन किए, कांग्रेस के साथ किए, बसपा के साथ किए। कोई भी कार्यकर्ता, न कांग्रेस का न तो बसपा का, ये कह सकता है कि समाजवादी पार्टी ने किसी के खिलाफ कुछ कहा। बाकी अगर हमारे पास कोई आएगा वो सही होगा, हम उसका साथ देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। कोई भी व्यक्ति जो विकासशील सोच रखता हो, शांति पसंद हो, जनता के मुद्दे उठाता हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कतई नहीं जा सकता है। और इनका ना जमीर है ना जनमानस की इनकी समझ है, तो इनका मैनेजमेंट काफी है, ये करे। जी अमिताभ जी। मुझे इस बात पर भी हैरानी है, मुख्य खेल तो बुधवार को हुआ आज, लेकिन जो लोग राजनीतिक पार्टियां चलाते हैं वो उतना अवेयर क्यों नहीं रहते? उनको तो चैतन्य रहना चाहिए अहर्निश 24 घंटे। जब मंगलवार को बसपा के एक विधायक की धर्मपत्नी सपा में आई, प्रवेश पाई थी, बसपा के राजनीतिक प्रबंधकों को तभी एक्टिव नहीं होना चाहिए था। और अगर आप इतने एक्टिव नहीं हैं तो फिर आप राजनीति कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं अमित पुरी के पास चलूंगा अंत में। अमित पुरी जी, बाकी आपसे कोई सवाल नहीं सपा बसपा का, वो तो उनसे हो गया सवाल जितना होना था। आपसे सवाल इतना, एक परसेप्शन बन रहा है, राजनीति लिखत पढ़त कागज से बहुत कम चली है देश में, 90% परसेप्शन से चलती है, जनधारणा जो बन जाए कि बसपा और भाजपा के बीच में
कुछ कुछ होता है वाला मामला है। अमित पुरी जी, इस मैसेज का पॉलिटिकल ट्रांसलेशन जमीन पर क्या होगा? सवाल पूरा हो गया सर जी। ठीक है, मैं आता हूं। मैं बड़ी निर्भीकता के साथ आपसे कहता हूं, मैंने जूही जी को नहीं सुन पाया, क्षमा, कुछ मुझे नेचुरल कॉल के लिए रिस्पॉन्ड करना था जी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उन्हें नहीं सुन पाया, कोई अनादर नहीं था। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। राज्यसभा के रास्ते उपचुनाव के वास्ते और बाद में आम चुनाव के वास्ते अपोजिशन के स्पेस को भरने की कवायद और उसी में वो परसेप्शन बिल्ड करना, मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था जब वो अकलियत और अक्सरियत की बात कर रहे थे, तो वो नसीहतें तो बहुत अच्छी थी अकलियत और अक्सरियत पे, लेकिन हुजूर जन्नत की हकीकत कुछ और है, वो उस पर मैं जाना नहीं चाहता इस समय क्योंकि विषयांतर हो जाएगा मामला। नहीं, वो फिर कभी और। लेकिन ये सही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी की सक्रियता के न रहते हुए भी एक बसपा के साथ जो इटावा वाला धोबी पाठ खेला, वो राजनीति में आगे करवट लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई काम निरर्थक नहीं होता। और मैं कहूं निरर्थक है तो मैं गाल बजाता हूं, मैं वो मिथ्यावाचन कभी राजनीति में रह के मैंने किया नहीं। लेकिन हां, इस अपोजिशन को भरने की कवायद, माइनॉरिटी अपीजमेंट का मैसेजिंग, लुक हियर, इतने विधायकों में इतने मुस्लिम विधायक हैं और वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे उपचुनाव और चाहे आम चुनाव, उसके मुद्दे अलग होंगे, उसमें इसका कुछ असर हो सकता है। मैं जीरो नहीं कहता, राजनीति में कोई इवेंट जीरो इफेक्ट का नहीं होता, कहीं ना कहीं असर होगा, लेकिन ये सत्ता तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। आज मैं कहूं नहीं ले जाएगा तो आप कहेंगे आप बीजेपी के नाते गाल बजा रहे हैं, लेकिन मैं मतदाता की विजडम को चैलेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है। अंतिम दिन में लोकतंत्र में आवाम की आवाज ये जरूर जानेगी कि 5 साल की खिदमत किसने की, लोग किसने ज्यादा काम किया, और वो परिणाम निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दी डे की गवर्नमेंट के पक्ष में जाएगा। अच्छा, आप ये तो मान रहे हो कि ये मैसेज जमीन पर जा रहा है कि बसपा और भाजपा में फिर से मधुर संबंध बन रहे हैं। आप मानते हैं, भाजपा मानती है इसको कि ऐसा कोई परसेप्शन ट्रेवल कर रहा है एयर में? अमित पुरी जी, देखिए ये जो परसेप्शन बनाने की लड़ाई में अखिलेश जी लगे हैं कि बसपा का और भाजपा का तालमेल है, मैं उसका एक ही उदाहरण देता हूं। हमारे पास 8 सीटें जीतने लायक स्थिति थी, हम उसमें लड़ाए। 9वीं सीट जीतने लायक गणित हमारे पास हो, कोई बता दे कोटे पे या बिलो कोटे पे, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो जब हमारी जीतने की स्थिति हम बताएंगे अमित पुरी जी, हम बताएंगे। तो बसपा के साथ हमारी हॉबनॉबी का क्वेश्चन। एक सेकंड, एक मिनट, ठीक, मैं बताए दे रहा हूं, फिर ब्रेक पर जाता हूं। राजनीतिक लोगों में एक बड़ी वो है, वो अचानक से संत हो जाते हैं। सबके साथ ही समस्या है, बड़ी बड़ी दार्शनिक बात कर देते हैं। जब गाजियाबाद से अनिल अग्रवाल को जिताया, वो कोटे में थे नहीं ना, लड़के जिताया ना, रघुराज प्रताप का वोट और सबका वोट लेके विजय मिश्रा का वोट जिताया ना, वो कोटे में तो आते नहीं थे उस समय। महाराज हमको हमारे साथ थी, हमको भी साथ थी। अरे हम क्या कह रहे हैं महाराज, रघुराज वोट दिए थे, विजय मिश्रा वोट दिया था ना, सबका वोट मैनेज हुआ था ना, तब अनिल अग्रवाल जीते थे गाजियाबाद के उद्योगपति। इसीलिए मैं कहता हमको मालूम है ननिहाल का हाल क्या है। नानी के आगे ननिहाल बताओ बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सुरेंद्र भाई भड़क जाते हैं, बताइए। हमने जाने कितनी पार्टियों को उत्थान पतन देख लिया महाराज, इसलिए हमको पता है परसेप्शन कहां बनता है और कैसे बनता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। आप तब एक सीट ज्यादा लड़ा सकते थे, इस बार क्यों छोड़ दी, ये सवाल तो खड़ा होगा मित्र।
भारतीय राजनीति में कब क्या हो जाए और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बहुत ज्यादा सस्पेंस है। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, इसलिए चल रहा है अमिताभ जी के पास। प्लीज सर। विक्रम राव साहब, 2022 मुख्य बिंदु है, ये तो बीच का एक पड़ाव आ गया छोटा सा। हाँ, एक्सप्रेस वे वही है, ये तो पुलिया आ गई छोटी सी राज्यसभा वाली। 2022 पर आज और कल का जो घटनाक्रम रहा और इससे जो परसेप्शंस क्रिएट हुए, उनका कितना और कहां तक असर देखते हैं आप? आपने इतने चुनाव देखे, इतने मुख्यमंत्रियों को देखा। मेरी राय थोड़ी अलग है जी। पहला तो मैं एक बात पूछ लूं आपसे, आप तो बहुत अनुभवी वरिष्ठ हैं। ये 8 लोग जो बागी हुए हैं, आजकल दिखाकर राज्यसभा में वोट दिया जाता है, तो क्या इन 8 लोगों के वोट वैलिड होंगे, वैध होंगे? जी। दिखा के वोट देना पड़ेगा इनको अपनी पार्टी के लिए। अगर ये समाजवादी पार्टी को समर्थित को वोट देते कैंडिडेट को, तो क्या वैलिड होंगे? ये जरा मुझे जानकारी चाहिए थी। हाँ, ये और जहाँ तक 2022 का इलेक्शन है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम लोग क्यों इतनी चर्चा करें? हर पार्टी समझौता कर चुकी है, हर सिद्धांत को तोड़ चुकी है। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी दलित थी, अब कहाँ दलित रही? मुसलमान इसको अलग हो गए, इससे सवर्ण इससे पहले से अलग है, नाराज है। तो बहुजन समाज पार्टी पे जहाँ टिकट बिकता हो, अमिताभ भाई, क्या फर्क पड़ता है किसी डेवलपमेंट का? वे में वो जीत गए थे। एक जमाने में मुलायम सिंह की कमजोरी की वजह से वो जीत गए थे, लेकिन अब थोड़ी ये हो जाएगा। हर बार का हांडी चढ़ती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मेरे ख्याल से आइसोलेटेड है, एक इंडिविजुअल पार्टी है, उसका ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए हैं, एक बात जी। दूसरा, सवर्ण भी टूट के आ सकते हैं। तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो ट्रेडिशनल वोटर रहे समाजवादी पार्टी का, क्या वो पुनर्जीवित होकर आ सकते हैं? और उसमें कांग्रेस उनकी प्रतिस्पर्धी होगी, तो कांग्रेस का भी एक फैक्टर देखना पड़ेगा। और हाँ। कांग्रेस से आप खुद देख चुके, समाजवादी पार्टी ने सौदा किया था बहुजन समाज पार्टी से। कांग्रेस से क्या हुआ? सफाया हो गया। जब तक वैचारिकता रहेगी समाजवादी पार्टी में, ये पार्टी आगे बढ़ नहीं पाएगी। पार्टी जिंदा रही है क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी रही है, एक स्थिरता रही है। ठीक बात, समाजवाद का नारा रहा है। सौदेबाजी पर नहीं जीती पार्टी। जी, विचारधाराओं का संकट तो अब सब पार्टी में है विक्रम राव साहब। और अब विचारधारा का मतलब जो मैं समझता हूं एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते, वो इतना है कि 10-5 लोग पार्टी में ऐसे रखिए, पढ़े लिखे, जो पार्टी नेतृत्व के किसी भी फैसले के लिए कुछ बड़े बड़े गंभीर शब्द चुन के बाजार में तुरंत आ जाएं कि इसके पीछे ये दर्शन है। बोले ऐसा जी क्यों किया? बोले ना, इसके पीछे नरेंद्र देव, विनोबा भावे, गांधी, लोहिया, मार्क्स, दीनदयाल। बोले जी वहां ऐसा क्यों कर लिया? बोले दीनदयाल जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी। कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग सब पार्टी रखती है, वो उनको उतार देती, कहती है फैसला हमने कर लिया, अब हम देखेंगे, बाकी तुम जाओ और बाजार में इसका ढिंडोरा पीटो। वो है समस्या। अनुभव चक, मैं सिद्धांतवाद की बात तो नहीं करता, वो विषय तो खत्म हो गया सब पार्टियों में। अब तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है, इस हाथ ले उस हाथ दे, उपयोगिता आधारित राजनीति है, वहीं से काम चल रहा भैया। ठीक, अब वो भी समय चला गया कि जी हम 20 साल से पार्टी में है, 30 साल से पार्टी में है। एक बड़े नेता गए, आज की पार्टी के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति से जो फैसले कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि भाई हम 1960 में उनके साथ लड़े चुनाव, वो फलाने के साथ लड़े, फलाने। तो उन्होंने कहा यार ये सब बातें छोड़ो, आज क्या हो उतनी बात बोलो, ये सब छोड़ो। ये राजनीति का सच है, इसलिए इस बात से सब लोग इनकार नहीं कर सकता कोई भी। अनुभव चक, आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट का 22 के चुनाव पर कितना असर दिखेगा आपको? क्या इससे समाजवादी पार्टी की बेहतर होंगी संभावनाएं और बसपा को नुकसान होगा? देखिए अमिताभ जी, बसपा का नुकसान तो जिस दिन से बहन जी ने अपने आप को आम वोटरों से मिलना जुलना बंद करा, आम वोटर छोड़िए, विधायकों सांसदों से मिलना जुलना छोड़ा है और ट्वीट की राजनीति करने लगी, संघर्षों का रास्ता बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जिसको बेस वोट माना जाता था, उनके दुख दर्द में भी उनके साथ खड़े होने उन्होंने बंद कर दिया।
उस दिन से बसपा का ग्राफ धीरे धीरे गिरना आरंभ हो चुका, वो तो पहले से ही दिखाई दे रहा है। अब वो बसपा से टूटा हुआ व्यक्ति समाजवादी पार्टी में ही क्यों जा रहा है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो राजनीतिक व्यक्ति, जो नेता है, उसको इतना तो पता ही होता, वो इस आकलन को करने में तो सक्षम होता है कि कहाँ बारिश होने की संभावना ज्यादा है, उसी प्लेटफॉर्म की तरफ वो जाता है। तो इसी वजह से जो बसपा से टूट रहे हैं वो नेता अधिकतर समाजवादी पार्टी की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि वो विचारधारा उनको कहीं ना कहीं अपने अनुकूल भी लग रही है और वहां उनको प्लेटफॉर्म भी बड़ी आसानी से मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कोई उनके पास ऐसा माध्यम नहीं जो शीर्ष नेतृत्व तक उनको पहुंचा सके। ऐसे में तमाम नेताओं को जानता हूं जो इंतजार करते करते थक गए और समाजवादी पार्टी में चले गए, और इसका परिणाम 2022 में जरूर पड़ेगा चुनावों में। जी, ठीक बात है। जोही सिंह जी, आज के घटनाक्रम से आप अपनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चुनाव जो 22 का है उसमें एक लड़ाई तो गैर भाजपा दलों के बीच में होगी कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन। अमिताभ क्या जी, आपको ऐसा लगता है कि उससे हमको कुछ लाभ मिलेगा समाजवादी पार्टी को इस घटनाक्रम से? अमिताभ जी, सीखा है हमने भी, और जो कैंडिडेट जीतेगा उसको हम टिकट देंगे, सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ेंगे। बाकी किस पार्टी की क्या लड़ाई होती है इससे ना हमको सरोकार है। भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल महारत हासिल है कि दूसरी पार्टियों में लड़ाओ। आज खुद शायद केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि कांग्रेस टूट जाए, बीएसपी टूट जाए, सपा टूट जाए, तो ये इनकी सोच है, हमारी नहीं है अमिताभ जी। हम अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। सुरेंद्र जी, 22 के चुनाव में इस घटनाक्रम का, चूंकि बीएसपी एक बड़ी प्लेयर रही है, तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद जो बात अनुभव भाई कह रहे हैं उस सबको मद्देनजर रखते हुए भी हम कितना भी कठोर होकर मार्किंग करें, फिर भी इतना हैसियत तो बीएसपी के लिए हमेशा ग्रांटेड रखनी पड़ेगी। अभी तक अगले चुनाव में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, 20% वोट तो उसके पास मिनिमम रहा ही है। तो इसका मतलब है बड़ी पार्टी है जो किसी भी मौसम में 20% वोट होल्ड करती है। इससे क्या फर्क पड़ेगा 22 के चुनाव में, और उनमें कांग्रेस की संभावनाएं अच्छी होती हैं, कमजोर होती हैं, क्या होती हैं? देखिए, हम आपको अमिताभ जी बहुत स्पष्ट बताएं कि बहुजन समाज पार्टी एक बिखरती हुई फोर्स है। चूंकि इनकी नेता कहीं ना कहीं अपने नितांत व्यक्तिगत हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कंप्लीट सरेंडर कर चुकी हैं, इसलिए इनका जो वर्कर है, इनका जो पॉलिटिकल वर्कर है, वो चौराहे पर खड़ा हुआ है। वो अब किस तरफ जाएगा ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन हम एक चीज जरूर आपको बता दें कि जिस तरीके से गली गली, नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, हम बहुत आशान्वित हैं आगे आने वाले समय को लेकर के। चूंकि अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के सारे झूठ का, छल का, कपट का, प्रपंच का पर्दाफाश होता जा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चाहे मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे पर हो, चाहे वो नौजवानों के मुद्दे पर हो। तो आज 2022 में चुनाव रियल इश्यूज पे लड़ा जाएगा, और जब जब चुनाव रियल इश्यूज पे लड़ा जाता है तो सांप्रदायिक ताकतों को मुंह की खानी पड़ती है, और सांप्रदायिक ताकतों के साथ जो भी जुड़ेगा वो बहुजन समाज पार्टी होगी तो वो भी मुंह की खाएगी, या अगर कोई और अन्य व्यक्ति जुड़ेगा तो वो भी मुंह की खाएगा। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना। ठीक बात। अमित पुरी जी, राजनीति में कोई भी घटना घटती है, इतना मैंने सीखा है 35 सालों में देखकर, उसका असर सारे स्टेक होल्डर्स पर पड़ता है। उनका उससे सीधा वास्ता हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अगर नारद राय पार्टी बदलते हैं बलिया में है तो उसका असर 100 वोट का हो चाहे 10,000 का पड़ेगा सब पर। इक्वेशंस बदल जाते हैं ना, धुरी बदल जाती है। वही बात प्रदेश पर लागू होती है। कोई भी राजनीतिक घटना अपना इंपैक्ट सब पर छोड़ती है। मायावती जी और आपके बीच में रिश्ता अच्छा हो रहा है फिर से, अगर ये परसेप्शन नीचे जाता, मैं अपना परसेप्शन नहीं बता रहा, जैसा आप पर आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो सीधे तौर पर करेगी भाई मायावती आपके बीच में, आपको इससे लाभ दिखाई देता है, नुकसान दिखाई देता है, एसेट है ये लायबिलिटी है? मैं अमिताभ जी अब विषय रखता हूं आपके सामने। आपने एक बात बहुत सही कही, और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि राजनीति में हर घटनाक्रम का कुछ ना कुछ असर होता है। और मैं चूंकि मूलतः सांख्यिकी का विद्यार्थी हूं,
तो हम लोगों के यहाँ स्टैटिस्टिक्स में एक चीज होती है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जी यानी कई फैक्टरों का प्रभाव और उनके आपस के कोरिलेटिव इफेक्ट। तो बिल्कुल राजनीति मल्टीवेरिएट एनालिसिस का सबसे एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। मैं इसको कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं। अब वो अरे किस ये तरफ मानव जाएगी संसाधन ज्यादा है और सर, किस यहाँ तरफ कोई कम जाएगी, स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करती है। ये तो सूतना कपास जुलाम में लट्ठम लट्ठा ना किया जाए, जब मौके पे आएगी तब देखी जाएगी। लेकिन अभी कांग्रेस जो पहले खाट की राजनीति कर चुकी थी, अब घाट की करी, और ना खाट मिली ना घाट मिली। अब बड़ी चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुद्दों की, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन अलका राय की चिट्ठी ये बताती है कि पंजाब की जेल में बैठे मुख्तार अंसारी को रोकने का काम उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर लाएगा। जी कृष्णानंद राय की हत्या करने वालों का साथ देने अरे वाले भाई आप बता ये जो दीजिए ना, समाजवादी आज और के कांग्रेस दिन के में मित्र एक दूसरे हाँ से वो कहाँ है, गठजोड़ करके कहाँ है बैठे भाई, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बसपा आने में वाले है, चुनाव में बसपा मुख्तार अंसारी को कंफ्यूज बचाने है, वाले का मल्टीवेरिएट एक एनालिसिस हिसाब फेल है। जरूर होगा। थोड़ा पढ़कर जो आया मुख्तार करिए अंसारी सर, को बचा कृष्णानंद रहे राय हैं, की हत्या जो किसने मुख्तार की और अंसारी वो को कहाँ बचाने है? वालों का और पहले आप उनको AK-47 सपोर्ट लेकर कर रहे के राज हैं। में गोली आप चलाता था बहुजन समाज और अब पार्टी ये को जेल में सपोर्ट उसे कर बचा रहे हैं, हैं। बहुजन मुझे समाज मालूम पार्टी है, को उन्होंने सपोर्ट कर रहे हाथ हैं। रखा है। अमित पुरी किसी आप के बीच BSP में के नहीं साथ बोले, खड़े हैं। लेकिन जब अमित अमित पुरी पुरी, बोलेंगे जोई सिंह जी, तो थोड़ा मुख्तार उनकी बात पूरी हो जाए। मुख्तार अरे के भाई, एजेंट हाँ, करे, हो मुख्तार जाए, के हो एजेंट चर्चा को चलने नहीं देंगे। ये मुख्तार के एजेंट जो बैठे हैं मुख्तार अंसारी को अरे बचाने सर, वाले, आप हैं, ये चर्चा को आप डिरेल्ड हैं, करेंगे। आप हैं, you are there। आज आप बीएसपी के साथ खड़े हैं, आप आज बीएसपी को हमको आशीर्वाद दे मालूम रहे है हैं। जनमत आप की उनके हकीकत कहने क्या के है, समर्थन कौन पंजाब की जेल में किसके कहने से मुझे क्या जवाब डील देने हुई का है, मौका दीजिए। इसके लिए मुख्तार अंसारी को बचाया जा आप रहा है। रामजी लाल आप वो बता रहे हैं। अपराध के प्रति ठीक बड़ी ठीक चिंता है, भाई लेकिन ठीक, अमित भाई हो गया, अमित भाई हो गया, जोई जी हो गया, हो गया, जोई जी हो गया, अरे पुरी जी हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया, दर्द बताती है। ठीक है महाराज, हो गया। अरे रुको अमित पुरी जी, रुकिए रुकिए, जोई सिंह जी प्लीज प्लीज रुकिए। मैं 30 सेकंड सुरेंद्र राजपूत को देता हूं, उनकी पार्टी पर आरोप लगा है एक बड़ा, वो उसको उस पर अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। सुरेंद्र जी 30 सेकंड फॉर यू। जी देखिए, अमित पुरी जी से इतनी अजीब किस्म के कुतर्क की हमें उम्मीद नहीं थी। पहली चीज तो मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी में हैं, जिनका साथ वो लोग दे रहे हैं भाजपा वाले। कृष्णानंद राय के हत्याकांड के हत्यारों का, कथित हत्यारों का। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और संविधान की सरकार है, और उसके आने और ना आने की जो जिम्मेवारी है वो कोर्ट की है, पंजाब सरकार की या कांग्रेस पार्टी की नहीं है। अमिताभ जी, इतनी बेसिक चीज तो होनी चाहिए। और मैं ये मान नहीं सकता कि अमित पुरी जी बेवकूफ है। अमित पुरी जी को भर के भेजा गया है कि आज आपको विषयांतर करना है। भाई कोर्ट और संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम संविधान के हत्यारों के साथ भाजपा की तरीके से नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, आप सभी को रुकना होगा, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है। अमित पुरी जी प्लीज, सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज, अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। विक्रम राव जी को अच्छे से स्मरण होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रक्षाबंधन का बड़ा महत्व रहा। अब रक्षाबंधन तो निकल गया, लेकिन भैया दूज आने वाली है दिवाली के अगले दिन, तो मामला अभी बाकी है। रक्षाबंधन छोड़ो, भैया दूज का भी कम महत्व थोड़ी ना है। अरे राखी नहीं बांधेंगे, तिलक करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, दान दक्षिणा उसमें भी होती है, भाई बहन को देता है, वस्त्र गहने जो भी उपहार है। तो एक तो भैया दूज की प्रतीक्षा करो भाई सब लोग। रक्षाबंधन ने जाने कैसी कैसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक परिस्थितियां बदल दी। लालजी टंडन जी अब दिवंगत हैं, वो भी उसके एक पात्र थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हम लोगों के साथ बीच हैं, वो भी उसके एक पात्र थे। तो एक तो उसकी, ये तो एक हल्की बात करने का मन था तो कह दिया, लेकिन मुझे लगता है दो तीन चीजें इस घटनाक्रम से बड़ी साफ हुई।
प्रकाश बजाज कल हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोर्ट क्या कहेगा, उस विषय को छोड़ देता हूं मैं। लेकिन जितना भी स्ट्रोक आज खेला गया वो स्ट्रोक निरर्थक नहीं जाएगा ना। राजनीति के मैदान में अगर आपने गेंद फेंकी है या बल्ला घुमाया है तो वो कितनी रन दिलाएगा या कितने विकेट दिलाएगा उस पर तो विवाद हो सकता है, लेकिन बांझ नहीं जाता कोई प्रयोग ना, उसका कुछ ना कुछ फलित होता ही होता है। मैंने तो यही देखा, एक जिला लेवल का आदमी के बयान से भी वोट 1000 प्रभावित हो चाहे 5,000, लेकिन हो जाता है, बाद में छाती पीटते रहो। ये तो बड़ा घटनाक्रम है। और हम लोग सैद्धांतिक बात करें तो शायद उसको बहुत खुल के नहीं स्वीकारते, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस देश में सारी पार्टियां काची, कोरी, कुर्मी, ठाकुर, बामन, मुसलमान देखकर उम्मीदवार तय करते हैं, और वो भी चश्मा लगा के कहते एक बत्ती और जलाओ, कम समझ में आ रहा, बोले हाँ ये कौन जुड़ा यहां, क्या सच नहीं है? वहां मुसलमान कहां किसको वोट देगा, इसमें क्या बात करने में समस्या है? क्यों हिपोक्रेसी करें? बड़ा सच है भारत की राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और उसकी लड़ाई है, उस पर भी असर। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे दिखती है, जो इस घटनाक्रम से थोड़ी अलहदा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 22 का चुनाव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा भारत के, हिंदी भाषी भारत के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बड़े राज्य के चुनाव परिणाम से, दैट इज बिहार। बोली मिलती, भाषा मिलती, खान पान मिलता, इलाहाबाद से आगे चलो तो पटना तक सब एक ही एक है, वही लिट्टी, वही चोखा, वही भोजपुरी वाणी, लोक व्यवहार, जीवन सब। बिहार से भी तासीर तय होगी कि कौन कितने पानी में खड़ा है, कहां, ऐसा मेरी समझ कहती है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी साम्यताएं हैं। और बहुजन समाज के लिए एक बात कही अनुभव चक ने पार्टी के लिए, कि तब से पार्टी में डिटेरियोरेशन आया जब से बहन जी ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया। अनुभव भाई, मुझे पता नहीं आप कब से बसपा को वॉच कर रहे हैं क्लोजली, मैं तब से वॉच कर रहा हूं जब मैंने बसपा के दिल्ली के कार्यालय में पजामा और कमीज और हवाई चप्पल पहने इनको देखा था, बाबू सिंह कुशवाहा को। ये ऑपरेटर थे वहां फोन के, क्या तब मायावती जी फ्रेम में नहीं रहती थी, उनकी बड़ी छोटी भूमिका थी और काशीराम ही फ्रेम में रहते थे, है ना। तब से मैं बहुत, एक पत्रकार के नाते बहुत देख रहा हूं। कोई कालखंड बताइए जब मायावती जी खुद मुख्तार हुई, उनकी सदारत में पार्टी आ गई आफ्टर काशीराम इरा, कब संघर्ष हुआ? एक घटनाक्रम बता दीजिए कि भाई वहां सड़क पर उतरी, वहां धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, बताइए। नहीं, वो उनका स्वभाव नहीं। बसपा में संघर्ष का रास्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन से काशीराम जी अस्वस्थ हुए। और ये जो बात आपने कही गुलदस्ता जोड़ने की, आपने कही शायद मेरे ख्याल से, हां, ये बात भी तभी खत्म हो गई। काशीराम ने इसको केवल एक जाति की पार्टी के रूप में खड़ा नहीं किया था, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि 55-60% की आबादी जो है भारत की, उसकी में जितनी जातियां सन्निहित है उन सबका रिप्रेजेंटेशन इसमें हो। उस समय के नेताओं को उठा के देख लीजिए जो लोग उस वक्त थे प्रभावशाली। और मायावती जी के साथ उनकी पार्टी के ही लोग इस बात को दबी जुबान से कहते हैं कि मिलने जुलने में समस्या, और बाहर ना खुद निकलती है और दूसरों पर भी प्रतिबंध लगा देती है कि भाई कोई धरना प्रदर्शन रैली नहीं करेगा, पूरा आज्ञा जारी कर देती कि कुछ नहीं। अब राजनीतिक पार्टी अगर कुछ नहीं करेगी तो कैसे काम होगा? और एक मुझे लगता है कि बसपा का वोटर, विक्रम राव साहब मेरी बात से सहमत होंगे, बसपा का वोटर ईमानदार है,
कमिटेड है, लेकिन बसपा की टिकट से जीतने वाले लोग कभी कमिटेड नहीं रहे सामान्यतः। उसका कारण है उनकी गलती नहीं। उन लोगों से जब मैं पूछता हूं कि भाई ऐसा क्यों करते हो, उस चुनाव चिन्ह पर उस नेता के चेहरे पर जीत के आते हो, तो वो कहते हैं मैं हमको सदन में पहुंचना था, जो व्हीकल मिल गया उसका किराया चुकाया आ गए, अब हम यहां अपनी दुकान खुद देखेंगे कहां जाना कहां नहीं जाना। है, सच्चाई है, इसमें हम हिपोक्रेसी करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। यह घटनाक्रम एक बार फिर बताता है, एक बार चौधरी नरेंद्र सिंह की सदारत में पार्टी टूटी थी कल्याण सिंह जी के समय में, जब कल्याण सिंह जी ने सरकार बनाई थी बसपा को पटकनी देके। नरेश अग्रवाल कांग्रेस तोड़कर लाए थे, चौधरी नरेंद्र सिंह बसपा तोड़कर लाए थे। अभी दूसरी बार है, तीसरी बार है, छुटपुट जाते ही रहे। राजनीतिक दलों को एक सबक लेना चाहिए, कार्यकर्ता पैदा कीजिए। यह सरकारी ठेके की नीलामी नहीं है टिकट कि भाई जिसकी बिड जितनी बड़ी उतनी बड़ी टिकट। ये सब राजनेताओं को सीखना होगा। इसीलिए आप बार बार लोगों को जिताते हैं और लोग भाग जाते हैं। अभी तो देखिए लोकसभा का चुनाव आने दीजिए, जो 10 जीत कर आए हैं उसमें 8 आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि वो कह रहे कि भाई साहब जितनी लागत लग गई उतना निकल नहीं रहा कहीं कुछ। ये सच है। हमारे पास तो हारे वाले भी आते हैं, वो भी अपना खर्चा दिखाते हैं, कहते भाई साहब 30 करोड़ लग गया, 40 करोड़ लग गया। ये राजनीति ठीक नहीं। राजनीति कार्यकर्ताओं से ही चलनी चाहिए। जो संघर्ष करते हैं उन्हीं पर भरोसा करिए, वो टिकाऊ होंगे। जिताऊ आप बना दीजिए, टिकाऊ तो हैं, लेकिन आप जिनको जिताऊ बना देते हैं वो टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर आपका एहसान नहीं होता। वो मानते हैं कि हमने उसकी कीमत दी, उसके बदले में ये चीज खरीद ली। विधानसभा और लोकसभा की सदस्यता खरीदी जाए, ऐसा भाव लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ये संदेश भी इससे जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत में कथनी और करनी में सस्पेंस हमेशा रहता है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है उसे कभी बताया नहीं जाता। ऐसा ही मौजूदा वक्त में भी दिखाई दे रहा है। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के लिए।